वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? पर्सनैलिटी थ्योरीज के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कार्ल युंग के अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। इसके पहले मैं कार्ल युंग और सिगमंड फ्राइड में कुछ डिफरेंसेस के बारे में बताया था, और उसके पहले मैं आपके साथ सिगमंड फ्राइड के कुछ अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। अगर आप पर्सनैलिटी थ्योरीज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप प्रत्येक साइकोलॉजिस्ट के अर्ली लाइफ को समझने का प्रयास करें, और साथ ही साथ आप खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस को भी समझने का प्रयास करें, जिसके बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से पर्सनैलिटी थ्योरीज को समझ सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, प्लस अपने लाइफ में खुद को समझ के भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप कई बार पढ़ चुके हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि खुद को पहचानें। तो आमतौर पे ये बात कहना कि खुद को पहचानिए बहुत ही सरल है, लेकिन वास्तव में खुद को पहचानना इतना आसान नहीं होता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप साइकोलॉजी को सीखिए, आप खुद को समझिए, और खुद को समझने के लिए पर्सनैलिटी थ्योरीज को समझने का प्रयास करिए। और आप वास्तव में एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट काउंसलर बनना चाहते हैं, आप इस फील्ड में आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को समझिए और उनको एक्सपीरियंस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ उसमें यह है कि कार्ल युंग की लाइफ में अर्ली एक्सपीरियंस क्या थे, क्योंकि ये सब चीज़ें डिफाइन करती हैं कि कैसे उन्होंने आगे अपने कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे। कार्ल गुस्ताव जुंग वाज बॉर्न ऑन जुलाई 26, 1875 कैसविल, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कैसविल में 1875 में पैदा हुए थे। ये फैक्चुअल बात है, आप इसे याद रखिएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो समझने वाली बातें हैं उसमें हमें समझना है कि उनकी फैमिली कैसी थी, उनके फैमिली के कल्चर ने कैसे उन पर इम्पैक्ट दिया, और उनके माता पिता का उन पर क्या रोल रहा। यही चीज़ें हैं जो आगे डिफाइन करेंगी कि वो कैसे फ्राइड से अलग हुए और उन्होंने किन कॉन्सेप्ट्स को दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, फादर वाज अ मिनिस्टर डिसेंडेड फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन ऑफ क्लर्जी एसोसिएटेड विथ द स्विस रिफॉर्म्ड चर्च। तो बेसिकली स्विस में जो एक बहुत बड़ी चर्च थी, वहाँ पे एक पादरी थे उनके पिताजी, वो डिसेंड हुए थे वहाँ से। एंड यहाँ पर ख़ास बात हमें ध्यान रखना है कि उनकी जो फैमिली थी उसमें उनके 8 अंकल्स थे और उसके पिताजी, मतलब 9 लोग थे ग्रुप में। उनके पिताजी मिला के 9 भाई थे। अब सोच कर देखिए कि एक ऐसा परिवार जहाँ पे 9 पादरी लोग थे, और जुंग वाज इंट्रोड्यूस्ड एट एन अर्ली एज टू रिलीजियन एंड द क्लासिक्स। आप समझ ही सकते हैं कि एक ऐसा परिवार जहाँ पे पूरा का पूरा जो ग्रुप है परिवार का वो एक पादरी के काम से जुड़ा हुआ है, तो उसका प्रभाव उस बच्चे पर तो पड़ेगा ना। आप अपने बारे में सोचिए, आप जिस फैमिली में रहते हैं, क्या आपके अपने फैमिली कल्चर का आप पर प्रभाव नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा होगा। तो वैसे ही कार्ल युंग की फैमिली का जो प्रभाव था वो पड़ा, और इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जुंग वाज इंट्रोड्यूस्ड एट एन अर्ली एज टू रिलीजियन एंड द क्लासिक्स। यानी वहाँ पर जो भी कर्मकांड होते थे उनके कल्चर को लेके, उनको रिलीजन के लेके, उन चीज़ों का असर शुरू से ही उन पर रहा था। बेसिकली उनके फैमिली में उस टाइम पर जो भी फ्यूनरल्स की प्रोसेस करवाए जाते थे, तो उन सब चीज़ों के बारे में कार्ल युंग बहुत अच्छे से परिचित था। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, कार्ल युंग वाज क्लोज टू हिज फादर बट कंसिडर्ड हिम वीक एंड पावरलेस। ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से समझने वाला है। अगर हम आपसे सिगमंड फ्राइड के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिगमंड फ्राइड अपनी माँ से बहुत क्लोज था, और सिगमंड फ्राइड के जो पिताजी थे वो अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी के थे। तो वहाँ पर सिगमंड फ्राइड के लिए सिगमंड के फादर स्ट्रॉन्ग पर्सन थे। लेकिन कार्ल युंग की जब बात आती है तो कार्ल युंग वाज क्लोज टू हिज फादर, यानी जिस तरह से सिगमंड फ्राइड अपनी माँ के क्लोज थे, उसके अपोजिट में कार्ल युंग अपने पिता के क्लोज थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने पिताजी को बहुत ही स्ट्रॉन्गर नहीं पाया। ऑल्दो काइंड एंड टॉलरेंट, उनके जो पिताजी थे नॉर्मल दयालु थे, जुंग्स फादर एक्सपीरियंस्ड पीरियड्स ऑफ मूडीनेस एंड इरिटेबिलिटी एंड फेल्ड टू बी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी फिगर
हिज सन नीडेड, यानी किसी बच्चे को जिस तरह से अपने पिता का स्ट्रॉन्ग होना पाया जाना चाहिए, उस तरह से कार्ल युंग के लिए कार्ल युंग के पिता उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और वो थोड़े से परेशान या फिर कह सकते हैं कि मूडीनेस टाइप से उनकी व्यक्तित्व था और वो उतना बेहतरीन अपने बच्चे के लिए नहीं हो पाए जितना कि नॉर्मल कोई पिता होता है। इसके बाद अगर हम जुंग के माँ के बारे में बात करें, जुंग्स मदर वाज बाई फार द मोर पावरफुल पेरेंट बट हर इमोशनल इनस्टेबिलिटी लेड हर टू बिहेव इरेटिकली। जुंग की जो माँ थी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जुंग की माँ के साथ एक समस्या थी। जुंग की माँ इमोशनल इनस्टेबल थी, वो कभी कभी बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करती थी। शी वुड चेंज इन एन इंस्टेंट फॉर्म बीइंग चीयरफुल एंड हैप्पी टू सडनली मम्बलिंग इनकोहेरेंटली एंड गेजिंग वैकेंटली इनटू स्पेस। उनके व्यक्तित्व में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो कभी खुश होती थी, कभी बहुत दुखी होती थी, कभी अचानक से बाहर खुले आसमान में जाके बैठ के आसमान को ताका करती थी, है ना। आप सोच कर देखिए कि कोई एक ऐसा पर्सनैलिटी फिगर जो आपके साथ में हो, जिसके बिहेवियर को आप समझ नहीं ना पाएँ, तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो यहाँ पर समझने वाली यही बात है कि अर्ली लाइफ से कार्ल युंग ना तो अपने पिता को बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राप्त कर पाए और ना ही अपनी माँ के बहुत क्लोज होके वो माँ की इमोशनल जो केयर होती है उसको प्राप्त कर पाए, क्योंकि उनकी माँ खुद में ही इमोशनल इनस्टेबल थी, है ना। आप सोचिए कि आपके दोस्तों में कुछ दोस्त अगर ऐसे होते हैं जिनका समझ में ही नहीं आता है कि वो कैसे हैं, तो आप उनके साथ अलग हो जाते हैं। लेकिन क्या कोई बच्चा अलग हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि सिगमंड फ्रायड ने जो एक्सपीरियंस अपने फैमिली में माँ के साथ किए थे, पिता के साथ किए थे, वो कार्ल युंग ने नहीं किए। आपको याद होगा कि सिगमंड फ्रायड की माँ सिगमंड फ्रायड को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करती थी, पॉजिटिवली इन मोटिवेट करती थी कि मेरा सिग्गी आगे चल के बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ कार्ल युंग के साथ नहीं हुआ था। सो आपको समझना है कि यहीं से वो बातें शुरू हो जाती हैं जिन बातों का बेस ये होता है कि सिगमंड फ्रायड के साथ कार्ल युंग एग्री नहीं होते हैं। अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था वहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि सिगमंड फ्रायड ने बहुत ज़्यादा अच्छे से ये बताया था कि किसी के पर्सनैलिटी के बारे में उसके पास्ट एक्सपीरियंस या फिर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, सेक्सुअलिटी, अनकॉन्शियस का रोल होता है। लेकिन कार्ल युंग तो इस बात के लिए एग्री नहीं करते ना। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, वाई ही टोटली, मतलब वाई कार्ल युंग टोटली रिजेक्टेड फ्रायड्स नोशन दैट एवरी बॉय हैज़ अ सेक्सुअल लॉन्गिंग फॉर हिज मदर। अगर आप सिगमंड फ्रायड के बारे में बात पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि सिगमंड फ्रायड ने कॉन्सेप्ट दिया था ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का, जिसमें बताया जाता है कि बच्चे का अपनी माँ के प्रति सेक्सुअल लॉन्गिंग होता है। लेकिन जो कार्ल युंग थे वो तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। अगर मैं कहूँ क्यों नहीं करना चाहते थे, तो आप भी अब समझ सकते हैं कि कार्ल युंग का एक्सपीरियंस वो नहीं था जो सिगमंड फ्रायड का था। तो यहाँ पर लिखा भी है, बिकॉज हिज मदर्स ऑड बिहेवियर, यानी कार्ल युंग की मदर का जो ऑड बिहेवियर था, जिसकी वजह से कार्ल युंग शुरू से ही वोमेंस के थोड़े अगेंस्ट हुए, मतलब कि उतना उन्होंने नहीं समझा जितना कि सिगमंड फ्रायड ने माना था। क्लियरली दैट डिड नॉट रिफ्लेक्ट हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। हम कह सकते हैं कि जब कार्ल युंग ने जो चीज़ें फेस की हैं वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन सिगमंड फ्रायड की कंडीशन में फ्रायड का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट किया था। तो जो चीज़ें कार्ल युंग के साथ हुई वो सिगमंड फ्रायड के साथ नहीं थी, या फिर जो सिगमंड फ्रायड के साथ थी वो कार्ल युंग के साथ नहीं थी। दोनों का अपना अपना अलग एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से दोनों के आइडियाज़ भी अलग अलग हुए। और हम यहाँ पर देखेंगे। अब एक बात को आप इमेजिनेशन करिए कि जिसकी फैमिली में सब कुछ ठीक ना हो, है ना। आप आसपास देखिएगा, खुद से भी एक्सपीरियंस कीजिएगा। जिसके फैमिली में बच्चों को शुरू से केयर ना मिलती हो तो वो उन बच्चों का क्या हाल होता है ना। आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सपीरियंस होगा, आपने मूवीज़ भी देखी होंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, टू अवॉइड हिज पेरेंट्स एंड देयर कॉन्टिन्यूइंग मैरिटल प्रॉब्लम्स, यानी कार्ल युंग का जो पेरेंट थे
की मैरिटल प्रॉब्लम्स या उनके जो इश्यू थे उसको अवॉइड करने के लिए युंग स्पेंट मैनी आवर्स अलोन इन द एटिक, अपनी अटारी में ऊपर रहा करते थे। है ना, सीधी बात है कि जब पेरेंट के साथ सब ठीक नहीं चल रहा होता तो बच्चे फिर वहाँ पे छिप जाना चाहते हैं, उनसे दूर होना चाहते हैं, क्योंकि वो सब कुछ फेस नहीं करना चाहते हैं। है ना, तो उस टाइम पे जब समस्याएं चल रही थी तो कार्ल युंग अपने अकेले रहना पसंद करते थे। उनके पास कोई डॉल थी एक लकड़ी की, उसी में वो उसी टाइम को पास करते थे। carving a doll out of wood, a figure in whom he could confide his innermost thoughts and fears, यानी उनके पास कोई लकड़ी की डॉल थी, उसी में टाइम पास करते थे, कुछ डिजाइन बनाते थे और उसी में सब कुछ उनका एक्सप्रेशन होता था। बेसिकली एक्सप्रेशन तो सभी करना चाहते हैं, छोटे बच्चे देखा होगा ना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन कार्ल युंग के साथ जब सब कुछ बेटर नहीं था तो वो अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बजाय अपने जो लकड़ी का डॉल था उसी में कुछ बनाते हुए समय को गुजारते थे। कुछ समय के बाद कार्ल युंग की एक सिस्टर भी हुई थी। जब कार्ल युंग की उम्र 9 साल थी, लेकिन उनके आने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, एज डिफरेंस था और कार्ल युंग हमेशा अकेलापन महसूस करते थे, अकेले में रहते थे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस जब सही नहीं हुए तो कार्ल युंग सिगमंड फ्राइड की बातों से सहमत नहीं हुए। अब यहाँ पर हमें यही समझना है कि जिस तरह से हम जब कार्ल युंग की थ्योरी को आगे समझेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो आपको इन बातों को अच्छे से ध्यान रखना है कि सिगमंड फ्राइड ने जो चीज़ें अपनी लाइफ में इनिशियली फेस की थी या जिस तरह से उनका अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस हुआ था, उस तरह से कार्ल युंग का अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। इसीलिए आप आगे चलकर देखेंगे कि कार्ल युंग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स देते हैं जो सिगमंड फ्राइड से अलग हैं। जैसे कि सिगमंड फ्राइड जब अनकॉन्शियस की बात करते हैं तो उससे ज़्यादा डेप्थ में अनकॉन्शियस के बारे में कार्ल युंग बात करते हैं। इसलिए कलेक्टिव अनकॉन्शियस का भी कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि हम कह सकते हैं कि कार्ल युंग बचपन में अकेले रहे, बहुत तरीके से उन्होंने फ्यूनरल्स को देखा, अपने फैमिली में ऐसे कल्चर्स को देखा जहाँ पे हो सकता है कि उनके उस टाइम पे कुछ पुराने पुनर्जन्म की बात हुआ करती होंगी या पुराने जन्म की बात हुआ करती होंगी। तो उनके एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस जैसी कोई चीज़ सोची जिसके बारे में सिगमंड फ्राइड ने डिस्कस नहीं किया था। तो इस तरह से ये कुछ खास चीज़ें हैं, आपको समझना है। लेकिन इन सब को समझने के लिए आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप्स कुछ चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे सो दैट आप अपनी चीज़ों को समझ पाएँ, कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। और ध्यान रखिएगा कि मैं जो मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि पर्सनैलिटी थ्योरीज ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर इनको आप समझेंगे तो सच में आप खुद को अंडरस्टैंड करके अपनी लर्निंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने थॉट्स को इतना क्लियर कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे आप खुद को लाइफ में अच्छा बना सकते हैं। इवन जैसे जॉब पाने की बात होती है तो आप जॉब भी पा सकते हैं, बिकॉज कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है जब हम खुद को समझते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपसे जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे और आपसे मैं अब अगली वीडियो में मिलता हूँ। और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं उनको भी देखिएगा सो दैट आप और भी चीज़ों को समझ सकें। थैंक यू।